जो इवेंट्स होती हैं, मेन इवेंट्स होती हैं, उनको मोर मेमोरेबल बनाने के लिए एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड जैसे स्थापना दिवस है, उसको चुना जाता है, वो अच्छी बात है। तो रह रहे हैं, रहने दो ना उनको, जैसी मर्जी है। अब वो बुढ़े बुढ़े लोगों ने अपने बनाया होगा, बच्चों का मतलब के हिसाब से करा नहीं। आज की डेट में कौन सोचता है ये सब यार। सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू करना भी है, जो विवाह, तलाक, गोद लेना और मतलब आई थिंक विरासत जैसी चीजों पे उत्तराखंड के मतलब लोगों के जैसे मुद्दों को कवर करेगा ना। ये समुदाय जो है, ये कम्युनिटी इनको वोट नहीं देता, फिर भी ये हम सिविल कोड देने की बातें चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज संवाद में हम एक और दिलचस्प टॉपिक लेके आए हैं। उत्तराखंड का राज्य जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला राज्य बन जाएगा यूसीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो जो है नवंबर 9 को आई थिंक कर रहे हैं, और सारा उनका जो भी था इनिशियल वो सब हो गया है और चीफ मिनिस्टर धामी के पास भेज दिया गया है। तो ये मोस्टली वो तो जो है अप्रूव ही करेगा। तो दोस्तों चलो करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट प्रमेश। नमस्कार, और आज जैसा प्रमेश ने मेंशन किया, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल कोड जो है, जो हमारे उत्तराखंड में लागू होने की तैयारी हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, पुष्कर धामी साहब ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया हुआ है, और ये बीजेपी की आइडियोलॉजी भी है। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और पूरे कंट्री की आई इस स्टेट पे है। और वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, काफी कुछ तो पब्लिक डोमेन में है, बट काफी क्रिटिक आई भी है। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं हाँ रमेश। शालिनी, और मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है ना। मतलब मैं तो ये जो मुख्यमंत्री धामी है, इन्होंने घोषणा भी हम्म की थी कि भाई यूसीसी को 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा, जो है हम्म। कि राज्य का मतलब आई थिंक स्थापना दिवस भी है आई थिंक वो। हाँ, इस तरह की जो इवेंट्स होती हैं, मेन इवेंट्स होती हैं, उनको मोर मेमोरेबल बनाने के लिए इस तरह का एक जो वेल स्टैब्लिश डेट जैसे स्थापना दिवस है, उसको चुना जाता है, वो अच्छी बात है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें ना कि इस फैसले के लिए एक क्या होमवर्क किया गया, पहले ये समझने की जरूरत है, राइट? कि ड्यू डिलिजेंस हो रही है, नहीं हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस कमिटी इसके लिए कमिटी फॉर्म की गई रमेश, और उसमें 9 मेंबर पैनल बनाया गया। सारे होमवर्क, क्या क्या प्रतिक्रिया होंगी, इन सब ये पैनल उसको हेड कर रहा था। तो ये पूरी एक्सरसाइज ये 9 मेंबर्स कमिटी के थ्रू हो रही है। तो ये मतलब आई थिंक पहले अब तक आई थिंक करीब 100 से 150 से ज्यादा मीटिंग कर चुका है ना। हाँ और जी। इन्होंने मतलब 500 पेज की रिपोर्ट भी तैयार करी है, जो हम्म सीएम को मतलब भेज दी गई है। तो इसमें विवाह में मतलब और लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल करने का है। तो आई थिंक वो एक कंट्रोवर्शियल चीज है जो यहाँ पे इनको जाना नहीं चाहिए था। बट वही है, अब बूढ़े बूढ़ों ने आई थिंक करा होगा, अपने हिसाब से बना लिया, बच्चों का कौन सोचता है। अब देखिए, कंट्रोवर्सीज तो हर चीज में होती है। तो देर आर मोर गुड एस्पेक्ट टू टॉक अबाउट, और लिविंग रिलेशन वो सब तो ठीक है। देखो क्या होता है कि हमारी हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो किसी चीज को लेकर कुछ भी हंगामा करती है। तो उस पे मैं ना ना अपोजिशन पार्टी को क्लीन देना चाहता हूँ, ना रूलिंग पार्टी को। तो रूलिंग पार्टी भी लिविंग रिलेशनशिप पे आप कैसे रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस पर टैप करना, वो भी मतलब लोग उपयुक्त नहीं कैसे है। रह रहे हैं, रहने दो ना उनको, जैसी मर्जी है। अब हाँ। वो बुढ़े बुढ़े लोगों ने अपने बनाया होगा, बच्चों का मतलब के हिसाब से करा नहीं। आज की डेट में कौन सोचता है ये सब यार। तो अब वो बात सही है आपकी, एग्री करता हूँ, बट उसमें इतना ज्यादा हंगामा भी नहीं। एनीवे, अपनी अपनी विचारधारा है। तो अब देखें, चलिए हम लोग मेन यूसीसी पे आते हैं। तो अब इस पैनल ने आपने जैसा बोला कि 130 से ज्यादा मीटिंग की। ये सब एक ब्यूटी है। 130 से ज्यादा मीटिंग की, और इस पैनल ने 2.3 लाख फीडबैक्स जो हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.3 लाख फीडबैक को गैदर किया है। और अराउंड बहुत 40, सिग्निफिकेंट है एक्चुअली। हाँ, 43 to 45 पब्लिक मीटिंग भी उन्होंने की है, और उससे लोगों की पल्स को कैप्चर करने की कोशिश। और ये सब बहुत अच्छी चीज है। और मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट का जो सबसे बढ़िया स्टेप था कि इन्होंने जो शत्रुघ्न सिन्हा, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको अपॉइंट किया। बड़े पैमाने पे
इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको प्रोसेस करना, उसके हिसाब से यूसीसी के रूल्स बनाना और इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है। और मुझे लगता है बहुत बढ़िया ड्यू डिलिजेंस किया जा रहा है। आई एम वेरी कीन टू सी कि व्हाट विल बी द आउटकम। यूसीसी का मकसद सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू करना भी है, जो विवाह, तलाक, गोद लेना और आई थिंक विरासत जैसी चीज़ों पे उत्तराखंड के मतलब लोगों के जैसे मुद्दों को कवर करेगा ना। तो इसमें हलाला और इद्दत जैसे जो प्रथाएं हैं मुस्लिम्स में, उसको ख़त्म करने का प्रस्ताव भी है, जो काफ़ी हाँ सिग्निफिकेंट है मुस्लिम बहनों के लिए। हाँ, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। और ये हालांकि मानना पड़ेगा परसिवरेंस की वो है इस गवर्नमेंट की। मतलब मैं सिर्फ उत्तराखंड की गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट दोनों की, कि ये समुदाय जो है, ये कम्युनिटी इनको वोट नहीं देता, फिर भी ये दे आर डूइंग अ हाँ, लगे हुए लॉट हैं टू वो। वेलफेयर, उनके वेलफेयर, ट्रिपल तलाक है, इन सब की बातें, हलाला वगैरह। तो चलिए देखिए, अब हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे इंडिपेंडेंस डे पे जब नेशन को एड्रेस किया था, तो उसमें भी उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया था, जोर दिया था कि देश को एक सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। और जिससे कि जो हमें इनेबल करेगा, हमारी कंट्री को इनेबल करेगा कि सभी धार्मिक भेदभाव को खत्म किया जा सके। तो हाँ, एक और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड देने की बातें चल रही हैं। शालिन, ये बहुत दिलचस्प होगा मतलब देखना कि भाई उत्तराखंड के ये कदम जो दूसरे राज्यों को कितना प्रभावित करता है। मतलब हम्म राजस्थान जैसे बीजेपी शासित राज्य भी यूसी लागू करने पर विचार कर रहे हैं ना। बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, सेंटर के लीडर्स होते हैं और जो सेंटर की पॉलिसीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज होती हैं, वो हालांकि सुपर सेट होती हैं, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका स्टेट में लीडरशिप कैसी है, right? तो और कितनी स्टेबल है, उन सब पे भी डिपेंड करता है। तो और वहाँ स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, उस पर भी, डेमोग्राफी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, उन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई आई थिंक दे चूज उत्तराखंड। और इसके अलावा रमेश की, अब आप देखें, उत्तराखंड को हम बोलते हैं देवभूमि के रूप में हम बोलते हैं, राइट? तो अब वहाँ पे उनकी कल्चरल जो स्ट्रेंथ है, या हम बोले कि सांस्कृतिक विरासत जो है को बनाए रखने के लिए काफी कुछ एफर्ट गवर्नमेंट डालती रही है, राइट? तो अब वहां पे कुछ अनफॉर्चुनेट सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट होना शुरू हुए, जैसे धार्मिक परिवर्तन, जिसको कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं, राइट? और उसको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिंजेंट मेजर्स, जिसको कहते हैं, सख्त कदम उठाए हैं। हाँ, तो ये एंड कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है ना क्योंकि देवभूमि का असली रूप बनाए रखना अनेक लोगों के लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। और सरकार चाहती है कि अपनी वाली मतलब पीढ़ी के तक के इसमें विरासत को जो है सुरक्षित रखा जाए ना। तो उनके सेक हम्म के लिए मतलब ये करना बहुत जरूरी था। हाँ, देखिए, मैं इसमें एक अपना पर्सनल ओपिनियन इंसर्ट करना चाहूंगा कि बात सिर्फ देवभूमि या बात सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया या रिलीजन से बात होती है कि एक कोई पीस ऑफ लैंड है, वहाँ का एक कल्चर है, हिस्टोरिक कल्चर रहा है, वो किसी रिलीजन से भी टाई, वो वो तो है ही क्या, इंटैक्ट होना, डेफिनेटली। वो इंटैक्ट होना चाहिए। वो तो है। एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लाइक कन्वर्जन एंड ऑल, दीज थिंग्स डिस्ट्रॉय कल्चर। चलिए, बैक करते हैं हम टॉपिक पे। तो देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होने का एक का मेन इंटेंट क्या है कि ये जो हमारी सोसाइटी है, इसको इस में यूनिफॉर्मिटी लाने का ना एक बहुत बड़ा कदम है, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर समुदाय अपने अलग तरीके से जिए हैं और बाकी के डिफरेंट डिफरेंट 10 समुदाय हैं वो अलग तरीके से जिए, राइट? तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जहां भी लेकिन सभी धर्म शालन, एक इस फासले से कुछ विरोध भी तो हुआ है ना। और देखने को मिला है कि मतलब कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये धार्मिक स्वतंत्रता में मतलब दखल अंदाजी है जैसे। तो हो सकती है मतलब ये क्या, मतलब इसको दखल अंदाजी बना सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या? इसलिए इसलिए मतलब संवेदनशील मुद्दों पर विचार विमर्श जरूरी होगा। बट ये तो एक मतलब समय की मांग है, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स जो बनाए थे जिन्होंने, उन्होंने भी बोला था कि भाई जो है बनना चाहिए। देखिए रमेश, आप कोई भी थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध होता है। और आजकल के जमाने में पिछले लास्ट 10 सालों से, मैं तो कहूंगा 7 या 8 सालों से,
भारत सरकार कुछ भी करने की कोशिश करती है तो एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड हो गया है कि अपोजिशन के पार्टी उस पर जबरदस्ती का इशू बनाते हैं, वो हल्ला करते हैं। तो और क्या होता है कि हमारी जो जनता होती है इनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, उनका कभी कभी इस तरह के नॉइज में साथ देती है। तो मैं इन इन विरोधों को बहुत सीरियसली नहीं लेता। मेरा देखिए, एज एज ए सिटीजन मैं क्या देखता हूँ कि ये जो एक गवर्नमेंट कदम उठा रही है, क्या ड्यू स्टेप्स में सब कुछ सही है? अगर मेरी एनालिसिस कहती है ये सब सही है, तो ये विरोध विरोध के लिए हम कान बंद कर लेना। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। और ये तो मतलब देखिए, लोकतंत्र का ना एक विरोध हो चाहे सपोर्ट हो, तो ये तो लोकतंत्र की एक स्ट्रेंथ होती है, खूबसूरती होती है। तो वहां पे क्या होता है कि लोग अलग अलग विचारधारा को, और कुछ लोग शोर मचाते हैं, कुछ लोग क्वाइटली अपोज करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, हमें इसको ये तो अप्रिशिएट है। करना चाहिए, इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना। तो दोस्तों फिर यही था, आई थिंक हम यहीं पे आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। तो ये था आज का मुद्दा। आपका क्या विचार है यूसीसी के बारे में, हमें जरूर बताएं। तो चलिए, आप अपने फीडबैक से शेयर करें यूसीसी के बारे में। हालांकि अभी सिर्फ एक छोटे से स्टेट उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है नवंबर 9 के आसपास, तो लेकिन आप अपना फीडबैक शेयर करें, हम उसको फीडबैक को देखेंगे और उसकी एनालिसिस करके आपके साथ दोबारा आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, धन्यवाद। तो चलिए फिर आज इतनी सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।